SN2 का मतलब क्या इन्वर्जन होगा, है ना। बी आंसर आ रहा है हमारे पास। कैसे आ रहा है देखो, यहाँ पे है हमारे पास Cl, तो Cl एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और उसकी जगह पर कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, देखो ये पूरी स्पीशीज जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। पीएच मतलब फिनाइल रिंग है, और उस फिनाइल रिंग के ऊपर हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, एस, और एस के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल है। बैकवर्ड अटैक होगा तो जिस साइड Cl जुड़ा हुआ है ना, उसके अपोजिट साइड में हमारा ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। SN2 मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन ऑफ R2 ब्यूटेनॉल एंड पी टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड इन pyridine फॉलोड बाय द रिएक्शन विद LiBr गिव्स। ट्राई करो, देखो क्या आंसर आना चाहिए। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ इसमें क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, पहले हमें बनाना है R2 ब्यूटेनॉल। तो R2 ब्यूटेनॉल की जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे हमारा होगा CH3 ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास है C2H5। हमें ब्यूटेन 2 बनाना है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, R, है ना। तो ब्यूटेन 2 बनाना है तो हम इसे रिमूव करते हैं। 4 कार्बन की चेन, तो 4 कार्बन की जो चेन है वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे हमारे पास मिथाइल होगा CH3, एक कार्बन, फिर हमारे पास ये हो गया 2, और 2 कार्बन और होंगे तो उन दोनों कार्बन को हम C2H5 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है OH, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास H। तो ये RS क्या है, एक तरह का नोमेनक्लेचर होता है। जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर होता है। देखो, जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी कह सकते हैं, बट डेक्स्ट्रो और लिवो तो आप आइडेंटिफाई एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो ना। आप किसी कंपाउंड को देखकर तो ये नहीं बता सकते ना कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। हाँ, ये बताया जा सकता है कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, बट डेक्स्ट्रो है या लेवो ये तो नहीं बताया जा सकता। तो हम एक नोमेनक्लेचर सिस्टम लगाते हैं RS, करेक्ट। उसमें हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, करेक्ट। तो इसके अंदर, है ना, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन है हमारे पास, OH। ये 1 हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या हो गया हमारे पास, अगर हम देखें, फिर हमें 2 की साइड जाना होता है, फिर हमें 3 की साइड जाना होता है ना, इस तरह से। तो 2, और फिर हमें 3 की साइड जाना होता है, तो जैसे 2 3 4, ये 2 आ गया, फिर ये 3 हो गया, और फिर ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, मतलब सबसे कम एटॉमिक वेट वाला ग्रुप 4 हो जाता है। फिर हम देखते हैं 1 से 2 पे जाएंगे और 2 से 3 पे जाएंगे। हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो अगर हमारा ये जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है और हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, इट मीन्स ये क्या होता है, R होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, RS नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने बनाया ये R2 ब्यूटेनॉल है। अब ये जो पी टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड है, एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, देखो, है ना, पी टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हम कहते हैं जैसे ये SO2Cl है, और पी टोलुइन मतलब पैरा पोजीशन पर क्या आ रहा है, टोलुइन मतलब CH3 ग्रुप, ये इस तरह से। तो पैरा पोजीशनिंग है इसकी। अब इसमें होगा क्या, यहाँ से OH निकल जाएगा, और OH निकलेगा, और यहाँ पे आपका ये Cl जो होगा वो भी निकलेगा। तो हमारे पास क्या होता है, ये H निकलता है यहाँ से, देखो ये H। तो ये हमारा वो नेगेटिव, ये अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये SO2 यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो होता क्या है, यहाँ पे ये ना SN1 मैकेनिज्म दिखाता है। SN1 इसकी स्पेशलिटी है। इट मीन्स जहाँ पे आपका OH है वहीं पे आपका ये टोसिलेट ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे O, और यहाँ पे इस पूरे कंपाउंड को मैं TS लिख देता हूँ, OTS है ना, ओ टोसिलेट कह देते हैं हम लोग इसको। ये ग्रुप हमारे पास यहाँ पे जाके अटैच हो गया। बात मेन ये है कि जहाँ पे ये आपका, जिस साइड से ये आपका OH निकल रहा है ना, उसी साइड से आपका एक ग्रुप आ रहा है।
यानी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ CH3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया C2H5। अब आपको जो देखना है वो ये है कि बेसिकली हम लोग ये कहेंगे कि ये जो कंपाउंड बना, अब क्या होगा आपका लिविंग ग्रुप, आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो LiBr। LiBr क्या करेगा, इस पूरे ऑटोसलेट को रिमूव कर देगा और वहाँ पे Br ग्रुप ज्वाइंट करेगा। बट अब की बार जो आपकी मैकेनिज़्म होगी, वो मैकेनिज़्म कौन सी होगी, SN2। इसकी वजह से क्या होगा, जिस साइड से ऑटोसलेट आपने जोड़ा हुआ था उसके अपोजिट साइड में कौन जाके जुड़ेगा, Br। तो जो Br आएगा वो कैसा होगा, वो अपोजिट साइड में आके जुड़ रहा है, तो आपको जो मिलेगा ना, आर प्रोडक्ट ना मिलके क्या मिलेगा, एस मिलेगा और 2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिलेगा। मतलब कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे Br होगा और यहाँ पे क्या होगा, H। यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे क्या होगा, C2H5। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51, द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। कौन है जो हमें सबसे फास्ट SN1 देगा। सी। देखिए अगर आप, जैसे कुछ किसी ने सी भी बताया है, किसी ने बी भी बताया है ना, और शायद डी भी सुनाई दिया था। डी तो देखो होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था, डी में तो क्या, ये Br है ना, ये ब्रिज हेड के ऊपर है। ब्रिज हेड वाले ना तो SN1 देते हैं ना ही SN2। अब आ जाइए सी और बी पे। तो हमें ना SN1 की जब हम बात करते हैं तो SN1 में जो मेन पार्ट होता है ना, वो मेन इंटरमीडिएट वो होता है कौन, कार्बोकैटायन। तो हम क्या देखते हैं, जिस रिएक्टेंट का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा ना, वो SN1 फास्ट देता है। अगर मैं यहाँ से Br निकाल दूँ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है ना, इसको हम एलाइलिक कार्बोकैटायन कहते हैं, एलाइलिक। और एलाइलिक कार्बोकैटायन होता है ना, काफ़ी स्टेबल होता है। एलाइलिक का मतलब क्या होता है, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा उसके साथ वाले कार्बन पे अगर कभी पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जैसे यहाँ आ रहा है देखो बी में, तो ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या कर सकता है, डिस्पर्स कर सकता है, डिस्पर्शन हो जाएगा इसका। तो हम कहते हैं कि ऑब्वियसली अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी। है ना। सी नहीं, क्योंकि सी तो आपका जो है ना वो 1 डिग्री है। तो अगर आप ये है आपका 2 डिग्री एलाइलिक है, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ ना, तो आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। सर लेकिन यहाँ मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री हो जाएगा ना तब। किससे, मिथाइल शिफ्ट तो तब होगा ना जब आपका जो कार्बोकैटायन है वो बनेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें है ना, तो ये अपने पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और 1 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं ना दुनिया के सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन, मतलब बहुत अनस्टेबल होते हैं। 1 2 3 तीनों में सबसे अनस्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री ना जल्दी से बनता ही नहीं है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन जल्दी से बनता ही नहीं है। अगर आपका सबस्ट्रेट 1 डिग्री है तो वो SN1 के थ्रू जाता ही नहीं, वो किसके थ्रू जाता है, SN2 के थ्रू जाता है ना। तो इसमें SN1 होगी ही नहीं सी में। इसमें तो क्या होगी, SN2 होगी। 1 डिग्री कार्बोकैटायन ना बनेगा तब जाके कहीं बात आती है रीअरेंजमेंट की। बनना कौन पसंद करेगा, बी। क्योंकि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो एलाइलिक हो जाता है, और एलाइलिक क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हो गया डाउट, बताओ क्लियर है बेटा। यस सर। हम्म। यस सर। चलिए ये हम लोगों को क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं हम लोग। एडिशन ऑफ KI एसिलेटेड द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या रीज़न है देखिए। KI जो होता है ना, वो है ना, कैसे मतलब उसको हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का, एक्चुअल में। डी आएगा सर। डी आता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि रीज़न पता है क्या होता है, KI जो होता है ना वो हमें क्या देगा, आई नेगेटिव आयन देगा। ठीक है। और आई नेगेटिव जो है ना वो बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। करेक्ट। और जो हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है उसकी समस्या क्या होती है, जैसे CH3 CH2 और ये है हमारा Cl। ठीक है, ये है। तो
अब ये सी, जैसे हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड डाल दिया ना, की आई डाल दिया, तो की आई क्या करता है, पहले अपना रोल प्ले करता है। एक तरफ तो आई नेगेटिव है और एक आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो हाइड्रोलाइसिस से आपको क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, H2 और आई माइनस से अच्छा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, आई माइनस है। तो जैसे ही Cl यहाँ से निकलता है ना, तुरंत आई माइनस इस पे अटैक कर देता है, और जैसे ही अटैक करता है तो आपको क्या मिल जाता है, CH3CH2 मिल गया। अब क्या होगा, ये जो आई होता है ना, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। मतलब आई बहुत जल्दी जुड़ता है और बहुत जल्दी टूटता भी है। अटैक भी आई जल्दी करता है और आई निकलता भी जल्दी है। तो जैसे ही आई यहाँ से निकलेगा, तुरंत निकलेगा, तुरंत निकलेगा, तो जो H2 होगा वो अपना रोल प्ले करेगा, करेक्ट, और वो अटैक करेगा। और जैसे ही वो अटैक करेगा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल मिल जाएगा, CH3CH2OH। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप आई माइनस आयन नहीं डालते तो ये H2 इतना फास्ट अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है ना। आई माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल था, उसने फटाफट Cl को निकाला, खुद जाके जुड़ गया। अब आई माइनस जो है वो खुद लिविंग ग्रुप भी बहुत अच्छा है, इसलिए आई तुरंत निकल गया और वहाँ पे अपना स्पेस किसको दिया उसने, H2O को। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस आर नॉट करेक्टली एसोसिएटेड विद SN1। मतलब वो आपसे पूछ रहा है भी SN1 में क्या नहीं होता, है ना, क्या पॉसिबल नहीं है। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, देखो सोचो ये सही है या गलत है। रीअरेंजमेंट होता ये है आएगा सर SN1 में, इसका। है ना। देखो क्या आना चाहिए, ए आएगा, है ना। ए, ए कैसे आया, देखो 3 और 5, है ना। देखो पहले तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट इसमें हो जाता है। रेट इज अफेक्टेड बाई पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था जितना ज़्यादा पोलर होगा आपका सॉल्वेंट और प्रोटिक होगा उतना ज़्यादा फास्ट होती है SN1। द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द रेट। वो कह रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ होती है उससे हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। हम उससे क्या कर सकते हैं, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, वो ये कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होनी चाहिए, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, बिल्कुल सही है, यही होती है ना। प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऐसा इसके अंदर नहीं होता। इसमें तो क्या होता है SN1 में, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इन्वर्जन बनता है, बट कंप्लीट इन्वर्जन नहीं होता। मेनली तो आपका क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो इसमें दो बातें, पहला तो जो रोंग है वो क्या है, 5 वाला रोंग पॉइंट रोंग है, और दूसरा 3 वाला, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग रेट। रेट डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रेंथ से हम नहीं, मतलब रेट का ऑर्डर नहीं बता सकते, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, वीक होगा, तो SN1 होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ये बात सही है, बट उससे रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, है ना। क्योंकि SN1 जो होता है, उस SN1 के अंदर अगर हम देखें तो ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या होता है, नहीं होता, है ना। RDS जो होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल होता ही नहीं है। तो मतलब एक तो आपका कौन सा वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट, और एक कौन सा वाला पॉइंट, 5 वाला पॉइंट, ये दोनों गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, सोचिए फिर आंसर दीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन। देखो जब भी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, सनलाइट आ जाती है ना, कुछ बातें मैं आपको समझा देता हूँ, तो इसका मतलब वो फ्री रेडिकल हो जाता है। उसके मैकेनिज्म में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल अगर हम लोग देखें, और ये क्या है, हमारी बेंजीन रिंग है, तो एडिशन रिएक्शन तो हो नहीं सकती, तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो मैकेनिज्म है वो सबसे अच्छी कौन देती है, एल्केन देती है। एल्केन क्या, हमारा एक तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड। तो फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन देता है, एक तो एल्केन देते हैं, एज वेल एज साइक्लो एल्केन भी दे सकता है, साइक्लो एल्केन भी दे सकता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने दो रिंग नज़र आ रहे हैं, एक रिंग नंबर 1 और एक रिंग नंबर 2। रिंग नंबर 1 जो है वो हमारा क्या है, साइक्लो एल्केन टाइप रिंग है या साइक्लो एल्काइल
टाइप रिंग है, जबकि रिंग नंबर 2 जो है वो प्रॉपर बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होना बहुत ही अनकॉमन है, ठीक है ना। हाँ, बेंजीन रिंग के ऊपर ही जो CH3 लगा हुआ है ना, ये एल्काइल ग्रुप है, ये दे सकता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हो सकता है इसका H निकल जाए और Cl आ जाए। या कौन देगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? ये वाला रिंग देगा। अब इस रिंग में और इस CH3 में अगर हम देखें, CH3 में जो H है वो कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो अगर मैं CH3 वाला H हटाऊं तो मुझे कितना डिग्री फ्री रेडिकल मिलेगा? 1 डिग्री। जबकि अगर मैं यहाँ से H को निकाल दूँ, यहाँ से, यहाँ पे भी तो एक H है, अगर मैं इसको निकालूँ तो मुझे कितना डिग्री फ्री रेडिकल मिलेगा? 3 डिग्री फ्री रेडिकल मिलेगा। तो मुझे पता है कि जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता है वो क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से H निकलेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट की जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से होगी। एक ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बाकी तो सारा कुछ एज इट इज़ होगा। यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? रिंग आ गया। और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बना है, H निकल गया, फ्री रेडिकल बन गया, और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? हेलोजिनेशन हो जाएगा, मतलब क्लोरीन आ जाएगा। ये ना आपको A मिल गया। अब आपने क्या किया? NBS, याद रखना NBS की फुल फॉर्म होती है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। इसको हम कहते हैं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। और ये एन ब्रोमो, ब्रोमो मतलब ये ब्रोमीन देता है और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। एलाइलिक जो पोजीशन होती है उस पर क्या जोड़ता है? Br। अब अगर मैं इस रिंग को देखूं, ये जो मुझे रिंग दिखाई दे रही है ना, और इसमें ढूंढूं भी कहाँ है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये रिंग है इस तरह से, तो यार हमें समझ में आएगा यहाँ पे ये जो CH3 जुड़ा हुआ है ना, ये वाला कार्बन, ये एलाइलिक कार्बन है। क्योंकि एलाइलिक कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन हुआ करता है उसको एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो इस एलाइलिक कार्बन का H निकलेगा और उसकी जगह कौन आएगा? Br। तो ये वाला H है, ये H2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Br। और वो Cl एज इट इज रहेगा। ये मेरे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? B। करेक्ट। अब मुझे क्या करना है? KSH। तो KSH अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास? है ना, पोटेशियम थायोल है। जैसे KOH होता है ना, वैसे ही KSH होता है। भाई हमारे पास ऑक्सीजन के ही ग्रुप का एलिमेंट सल्फर है, तो KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वैसे ही KSH भी होता है हमारे पास, है ना। और ये जो KSH है, ये क्या देगा अपने को? SH नेगेटिव आयन देगा। और SH नेगेटिव आयन जो है ना, ये आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। और स्ट्रॉन्ग जैसे मैंने आपको कल समझाया था, SN1 देता है या SN2 देता है? अगर हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN1 देगा या SN2 SN2 देगा? SN2 देगा, है ना। तो ये मैकेनिज्म देगा SN2। क्लियर है। तो यहाँ से ये Br निकलेगा और उसकी जगह SH आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना, वो ये होगा, इस Br को हटाना है और यहाँ पे SH लगाना है, बाकी सारा सेम रहेगा। यहाँ Cl जुड़ा हुआ होगा। तो ढूंढ लो कहाँ पे यहाँ पे Br को हटा के SH लगाया गया और यहाँ पे Cl लगाया गया, तो ये B ऑप्शन। क्लियर हो गया मैकेनिज्म वाइज। तो हमारा 54 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? B। इसमें तो बी प्रोडक्ट पूछा हुआ था ना। कौन सा पूछा हुआ था? प्रोडक्ट B। प्रोडक्ट कौन सा पूछा? B पूछा हुआ ना। सही है। अब B पूछा हुआ है तो फिर आपका B ये आएगा। कौन सा? Br और यहाँ पे Cl। ढूंढो कहाँ पे लगा हुआ है Br और Cl। Br और Cl एक्चुअल में कहीं पे है नहीं, है ना। तो ये मिस प्रिंटिंग है, ये प्रोडक्ट B नहीं पूछ रहा। अगर B पूछ रहा होता तो फिर ये C दिखाता ही क्यों, है ना। तो ये B नहीं पूछ रहा, ये मिस प्रिंटिंग है, ये C आएगा यहाँ पे। ठीक है। और C आपका आंसर फिर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्योंकि B प्रोडक्ट तो आपका ये बनेगा, है ना। यहाँ पे Br होगा, यहाँ पे Cl होगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बना ही नहीं रखा। तो ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे C आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी हुई है, इसमें A से B बन रहा है, फिर B से C, फिर C से D, 1 2 3 इस तरह से। आपको बताना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। हिंट दे देता हूँ मैं आप लोगों को, जो RDS होता है ना, वो होता है आपका स्लोवेस्ट स्टेप। उसको हम क्या कहते हैं? स्लोवेस्ट। जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा ना, वो RDS होता है। तो ना अब आपको ये देखना है यार, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है। देखो जरा, समझो कौन सा RDS होगा। स्लोवेस्ट कौन सा होगा भाई? जो सबसे मुश्किल लग रहा होगा।
है ना। A to B। बिल्कुल ए टू बी, क्योंकि देखो ए से जब हम बी पे जा रहे हैं ना, ये देखो ए से हम बी पे जा रहे हैं तो ये हाइट सबसे ज़्यादा है देखो। बाकी दो, टू वाली हाइट छोटी है और थ्री वाली हाइट सबसे ही छोटी है। तो सबसे मुश्किल क्या होगा, मान लो कोई यहाँ से चलना शुरू करता है तो उसके लिए सबसे मुश्किल इस वन वाली हिल को क्रॉस करना है। जैसे ही वो यहाँ आ जाएगा फिर टू वाली थोड़ी आसान होगी, थ्री वाली और भी छोटी हिल है उसको और आसानी से क्रॉस कर जाएगा। तो सबसे मुश्किल जो है उसके लिए क्या है, ए टू बी, यानी आरडीएस जो होगा वो क्या होगा, ए टू बी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो आप इस तरह से देखते हो तो जहाँ ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ए जो है उसमें एनर्जी बैरियर वन वन जो है ना, ये हिल सबसे बड़ी है, इसको क्रॉस करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, सबसे स्लोवेस्ट होगा, इसलिए आरडीएस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एनबीएस का रोल मैंने आपको समझाया था, ये एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड होता है। और ये जो एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड होता है ना, इसका क्या रहता है कि ये मतलब एलाइलिक पोजीशन पे आपको ये देता है, ब्रोमिनेशन कर देता है। देखो क्या बनना चाहिए, एलाइलिक पोजीशन देखो कहाँ पे बन रही है, और फ्री रेडिकल्स के थ्रू ही होता है ये। फ्री रेडिकल्स के ही थ्रू होगा। ए। चलो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए आपने ये बनाया है ना, इस फर्स्ट वाली रिंग को ओपन कर लो। जब आप इस रिंग को ओपन करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा, और ये आपकी साइक्लोहेक्साइल रिंग आ गई। यहाँ पे आपने CH3 जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार एलाइलिक पोजीशन कौन सी है बताओ, है ना, एलाइलिक पोजीशन कौन सी नज़र आ रही है आपको। एलाइलिक डबल बॉन्ड देखो सबसे पहले तो, है ना, ये रहा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, तो डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है वो ये हो गया, है ना, ये डबल बॉन्ड हो गया। और डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन ये, इसको हम एलाइलिक कहते हैं। साथ ये भी एलाइलिक है, दोनों ही एलाइलिक है, दो एलाइलिक पोजीशन आपके पास। अब इन दोनों एलाइलिक पोजीशन में से अगर मैं यहाँ से H निकालूं तो मुझे 2 डिग्री फ्री रेडिकल मिलेगा, और अगर मैं यहाँ से H निकालूं तो मुझे 3 डिग्री फ्री रेडिकल मिलेगा। और शायद याद होगा मैंने आपको बताया था, फ्री रेडिकल्स की जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हो, है ना, तो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 3 to 1। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ आके Br जुड़ेगा, तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट देखिए, LiBr है, DMSO ले रहे हैं हम, है ना। DMSO मतलब डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, एक तरह का मैंने बताया हुआ नॉन, एक तरह का पोलर बट एप्रोटिक सोलवेंट है। और पोलर और एप्रोटिक सोलवेंट तो वैसे भी SN2 को फेवर करते हैं। तो मतलब कुल मिला के सारी बातें इसने ऐसी रख दी जिससे अपने को पता चल रहा है कि SN2 मैकेनिज्म होने वाली है। प्रोडक्ट बनाइए, देखिए क्या बनना चाहिए। ऑप्शंस दे देता हूँ मैं आप लोगों को ताकि आसान हो जाए। देखिए P7। बी लग रहा है सर। अच्छा, बी लग रहा है, देखो बाकी बच्चे भी कैलकुलेट करो बेटा। बी क्या होगा बोलते सर। हैं, है ना, बी ही होगा। ठीक है, 57 के अंदर अगर हम देखें, है ना, तो अपने को ये देखना है कि एक्चुअल में, है ना, बी क्यों हो रहा है वो देखो। SN2 मैकेनिज्म होगी, और SN2 में आपका वहाँ से Cl जाएगा, Br आएगा, और Cl वहाँ से जाएगा जो कम स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो ये वाला जो Cl है ना, ये जो दिख रहा है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जबकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो 2 नंबर वाला Cl है, इस पे तो, इस कार्बन पे तो बहुत बड़ा रिंग जुड़ा हुआ है, तो बैकवर्ड अटैक पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। हाँ, इस पे बैकवर्ड 1 नंबर वाले Cl को रिमूव किया जा सकता है बैकवर्ड अटैक के थ्रू, तो 1 नंबर वाला Cl हट जाएगा और उसकी जगह Br आ जाएगा, मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी।
ठीक है। 2 नंबर वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि SN2 मैकेनिज्म थी, है ना, और SN2 मैकेनिज्म की वजह से स्टेक हिंड्रेंस क्या थी? ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 58, रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग एमाइंस विद मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड के साथ आपको बताना है कौन सबसे पहले रिएक्शन करेगा। एक्चुअल में मैं आपको थोड़ी स्टोरी समझा देता हूँ इसमें होने वाला क्या है। मिथाइल आयोडाइड होता है हमारे पास CH3I, ठीक है, और अब होता क्या है यहाँ पे I जो है ना, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचता है इस बॉन्ड के, तो I पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये जो नाइट्रोजन होती है ना, इस नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर होते हैं, तो जैसे ही इस CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपने लोन पेयर डोनेट करने की कोशिश करेगा, किसको? CH3 को। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है मैं समझा देता हूँ। ये बॉन्ड टूटेगा, आई वाला, आई तो जाएगा निकल, और आई की जगह पर कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा, यानी ये जो पूरी स्पीशीज है ना, ये आई की जगह पे आएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी स्पीशीज जिसको मैंने ये किया है, सर्कल किया, या ये पूरी स्पीशीज या ये पूरी स्पीशीज अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे, और ये जो स्पीशीज है ना जिन पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही हैं। ये जो आपके एमाइंस है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इस CH3 में जो I माइनस है ना, ये तो है लिविंग ग्रुप, और उसकी जगह पर आ कौन रही है? जो अमाइंस हो रही है वो आ रही हैं। तो आपको ये बताना भी इनमें से कौन सी अमाइन फास्ट अपने लोन पे डोनेट करेगी, कौन जल्दी अटैक करेगी, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बनाया हुआ है। देखो क्या आंसर आना चाहिए। बताओ क्या आंसर आना चाहिए। सी आएगा क्या? सी कैसे आएगा? एक्सप्लेन करो, देखो सी कैसे आएगा। माइंस की डिग्री चेक करेंगे। हम्म, तो अगर हम यहाँ पे देखें ना, ये न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास, ये एमाइन है ना, कितने डिग्री एमाइन है? ये 3 डिग्री एमाइन है, 3 ठीक डिग्री। है। और ये वाली जो एमाइन है, ये भी तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री है ना ये एमाइन भी। Ni तो जुड़ा हुआ है यहाँ पे भी अपने पास, और इस एमाइन को देखोगे तो ये भी 3 डिग्री है, तीनों ही तो 3 डिग्री एमाइन है। फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे, बताओ। हम्म, सर बाकी दो में ये ब्रिज बॉन्ड भी तो बन रहा है, बी और सी में। बी और सी में क्या बन रहा है? ये ब्रिज बॉन्डिंग भी हो रही है, तो इससे तो कम ही रिएक्ट करेगा ना ये। उससे कम रिएक्ट करेगा, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग सब आंसर क्या होना चाहिए? ए क्या आना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए ना? देखते हैं, बाकी बच्चे बताओ बेटा, ट्राई करो, बताओ। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमने एक चीज़ देखी थी, मैंने कहा था कि जो आपके ब्रिज हेड वाले कार्बन होते हैं, है ना, ब्रिज हेड, वो कार्बन ना sp2 नहीं होने चाहिए, sp2 नहीं होने चाहिए, ये चीज़ आ रही थी। क्योंकि sp2 होने से क्या होता है कि वो उनका मतलब शेप जो होती है ना ब्रिज हेड की, वो क्या बन जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगी। मान लो कोई sp2 है, एक ही प्लेन में आ जाएगा। एक ही प्लेन में आना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ब्रिज हेड इस तरह से होते हैं कुछ। अब मान लो ये ब्रिज हेड है, तो ये ऐसे होगा। तो ये मान लो मैं दिखा रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझोगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये दिखाया, ग्रीन कलर वाला बॉन्ड। अब ये ग्रीन कलर वाला बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड आपके मतलब ये बॉन्ड ना आपकी स्क्रीन से बाहर की साइड आ रहा है, ग्रीन कलर वाला जो है। तो ये बॉन्ड 90 डिग्री के एंगल समझ लो आप। ये जो पिंक कलर के या मैरून कलर के जो बॉन्ड है ना, इनसे 90 डिग्री के एंगल पे है, परपेंडिकुलर समझ लो इसको, ग्रीन वाले को। तो ग्रीन वाला बॉन्ड तो परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअल में ना ये 3D स्ट्रक्चर होती है, किसकी? ब्रिज हेड की। तो ये कभी प्लेनर हो ही नहीं सकती। अब अगर मान लो आप गलती से इसको sp2 बना डालो, तो अगर आप sp2 बनाओगे तो आपको ना इसको प्लेन में लाना पड़ेगा। प्लेन में लाने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा आपको। ये रीज़न होता है ताकि ये प्लेन में आ जाए।
तो बॉन्ड टूटेगा तो स्ट्रेन बढ़ता है, इसलिए ये वाला ना sp2 नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप ये देखो, ये इनका हाइब्रिडाइजेशन है क्या, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी जो है, जरा मुझे देखकर बताओ कि जो बी है ना, ये बी जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं इसके पास और लोन पेयर कितने आ रहे हैं, दोनों को जोड़ो और स्टेरिक नंबर निकालो बी वाले का। बी वाला जो नाइट्रोजन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3 sp3 आएगा ना, क्योंकि एक तो लोन पेयर हो गया, हम लोन पेयर जोड़ेंगे प्लस क्या जोड़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो लोन पेयर आया इसके पास एक, और सिग्मा बॉन्ड कितने आए इसके पास, सिग्मा बॉन्ड आए 3, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और 4 होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया, sp3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये अपने लोन पेयर डोनेट कर भी देता है तो भी क्या करेगा, ये CH3 के साथ बॉन्ड ही तो बनाएगा। अगर ये अपने लोन पेयर डोनेट कर भी देता है तो ये करने वाला क्या है भाई, ये CH3 के साथ बॉन्ड ही तो बनाएगा, है ना। आई हट जाएगा, उसकी जगह ये जाके जुड़ जाएगा, और बाकी स्ट्रक्चर इसकी एज इट इज़ दिखाई दे रही है हमें ऐसे। अब अगर मैं, और n के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं अब n का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जरा बताओ, अब n का हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp3 मुझे क्या है, अभी भी sp3 आ रहा है ना, क्योंकि अब इसके पास क्या हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड आगे आ गया, नहीं आगे 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, देखो है ना, दिखाई दे रहे हैं 4 सिग्मा बॉन्ड। आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए इसके पास। यानी अभी भी इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। यानी अगर ये नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होने वाला। तो हमारा ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि ब्रिज एड वाला जो एटम होता है वो sp2 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये अपने लोन पे डोनेट कर भी देता है तो ये sp2 नहीं बना रहा, स्टिल इट इज़ sp3, तभी भी वो sp3 ही तो है, और sp3 तो हो सकता है। इसका मतलब, क्योंकि sp3 में शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल, तो अगर आप मतलब 3D शेप होती है, टेट्राहेड्रल मतलब 3 डायमेंशनल शेप हुई ना, तो 3 डायमेंशनल तो है इसकी शेप ऑलरेडी। इसका मतलब हुआ कि ये नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट कर सकता है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई कि ब्रिज हेड होने का मतलब ये नहीं होता कि ब्रिज हेड होगा तो वहाँ पे मतलब ऐसा रिएक्शन नहीं होगी। आपको ये देखना होता है कि ब्रिज हेड जो होता है ना, ब्रिज हेड sp2 नहीं हो सकता। तो हमारे सामने समस्या क्या आती होती है, कुछ ऐसा आता होता है, देखो जैसे मान लो मेरे पास ये है, अब मैंने यहाँ जोड़ रखा है br, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं यार ये नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा भाई, जैसे ये br निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब ये बन गया sp2, तो हम कहते हैं sp2 नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से n अपने लोन पे डोनेट कर रहा है तो वो तो एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है लोन पे डोनेट करके, वो तो हो सकता है 4 है, यानी sp3 बन रहा है। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये वाला n और ये वाले n दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, अपने लोन पे डोनेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात आपको सबको समझ में आ गई, क्लियर है, ब्रेड्स रूल समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे n जो है वो अपने लोन पे डोनेट कर सकता है, ये बेस है, गुड बेस है ये, है ना। तो मतलब फिर आंसर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताओ अब। दोनों में से अगर आप देखो ना तो कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में से कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तीनों में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ये ग्रुप या फिर यहाँ पे देखें हम, या हम यहाँ देखें। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम ये देखते हैं ना, ये अपने लोन पे डोनेट सबसे पहले करेगा, फिर सेकंड नंबर पे कौन करेगा, ये कर सकता है। ठीक है, बट ये किसी एक ही साइड से करेगा, दोनों साइड से नहीं करेगा। और थर्ड नंबर पे देखोगे तो कौन करेगा, ये करेगा।
यानी रिंग आने से यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी है ना वो बढ़ रही है। तो मतलब अपना आंसर क्या होगा, सबसे पहले कौन होगा, बी, फिर कौन होगा अपने पास, सी, और लास्ट में हमारे पास कौन सा आएगा, ए। तो आंसर आएगा बी, सी और ए। देख लो कौन सा आंसर ऑप्शन आ रहा है, सी। क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि दे सकता है नाइट्रोजन है, क्योंकि वो आपका हाइब्रिडेशन तो sp3 रख रहा है ना, sp2 नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 बताइए क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, पूछे कि ये क्या बनेगा। सी बनेगा। क्या बनेगा, कौन सा सी। बता रहे हो, सी बता रहे हो। बाकी बच्चे भी ट्राई करो बच्चों। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे ना जस्ट स्टेप वाइज पूछता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या आप मुझे बता सकते हो, आपने NaOH लिया हुआ है किसमें, एक्वस इथेनॉल के अंदर, तो मैकेनिज्म कौन सी होने वाली है, मतलब पहले तो बताओ मैकेनिज्म कौन सी हो रही है, क्या लगता है मैकेनिज्म कौन सी हो रही है। आप ना बेस ले रहे हो, ठीक है, और बेस ले रहे हो, साथ में क्या ले रहे हो, एक्वस, है ना, इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो याद रखो जब भी आप अल्कोहल ले लेते हो ना, तो एलिमिनेशन, और साथ में बेस लेते हो तो एलिमिनेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं, है ना। कौन सी मैकेनिज्म होने के चांसेस होते हैं, एलिमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ लेते हो तो, या आप इसको ऐसा समझ सकते हो, शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं, दूसरे तरीके से समझाऊं तो आप इसको ऐसा समझिए, देखिए आपने क्या ले रखा है यहाँ पे, NaOH, और NaOH अपने आप में क्या होता है, बेस होता है। NaOH क्या होता है अपने आप में, बेस। और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, कहाँ है, ये रहा SH वाला, H जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये बेस क्या देगा अपना, OH माइनस आयन देगा, और ये H ये क्या देगा, एसिडिक हाइड्रोजन देगा। क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। और जैसे ही H2O बाहर निकलेगा तो जो अपना S था यहाँ पे, ये जो कंपाउंड है आपके पास, ये जो जिसको आप सबस्ट्रेट का नाम दे रहे हो, ये इस पे S पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो SH वाले S लेके गए ना, बाकी सारी स्पीशीज एज इट इज है। यहाँ पे H है हमारे पास, और यहाँ क्या है, Cl है। ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है कि ये जो है ना, ये देखो, आपको याद होगा मैंने आपको एक तरह से इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कुछ समझाया था। अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये S माइनस है ना, ये एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनल। इंटरनल मतलब ये इसके अंदर ही है। ठीक है, ये Cl है, Cl हमें पता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है जो इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना। तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl खींचेगा अपनी तरफ। जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को Cl अपनी तरफ खींचेगा, Cl पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये जो कार्बन है इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब जैसे ही इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये सल्फर है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने की कोशिश करेगा, जिसको हमने Ngp का नाम भी दिया था, है ना, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये S माइनस जैसे ही इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये Cl तो यहाँ से निकल जाएगा, और ये S है ना, ये S इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये जो S है ना, सल्फर, ये इस कार्बन के साथ भी जुड़ा रहेगा और साथ में इस कार्बन के साथ भी जुड़ा रहेगा। तो मतलब कुछ इस तरह से आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। ये जो S होगा ना, ये इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, और इस S ने इस कार्बन पे अटैक करके यहाँ भी जुड़ गया, दोनों तरफ जुड़ गया। और बाकी जो है, जैसे H यहाँ पे था तो वो H रहेगा, यहाँ पे H है तो वो H भी आपके पास यहीं पे रहेगा। क्लियर है। तो कुछ इस तरह से कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मेंबर रिंग, और जिसके बीच में क्या आ गया, सल्फर आ गया।
तो आंसर क्या आना चाहिए? बी। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका आंसर आएगा बी। एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हमने पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन आता है 77। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड ए एंड बी बाय SN1। वो कह रहा है ए और बी दो कंपाउंड है और हमें इनका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, और हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म जो बताई जा रही है वो क्या बताई जा रही है? SN1। ऑब्वियसली हाइड्रोलाइसिस में हम क्या यूज़ करते हैं? H2O। और H2O पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो जो पुअर होगा वो क्या दो स्टेप में मैकेनिज्म करेगा? दो स्टेप वाली मैकेनिज्म कौन सी होती है? SN1 होती है। तो इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस वाली जो रिएक्शन होती है ना वो SN1 ही होती है। आपको बताना है दोनों में से कौन जो होगा ना, मतलब रेट किसकी ज़्यादा होगी SN1 में, ए और बी में से कुछ बी। ऐसा है ना? बी। तो आपके अकॉर्डिंग फिर क्या आंसर आना चाहिए वो आपको बताना है। देखो वो मतलब बी का बी रेट ज्यादा है ना, होगा। बी का रेट ज़्यादा होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि बी फास्टर है ना, रिएक्ट फास्टर देन ए। तो बी अगर हम देखें तो बी में क्यों ज़्यादा होगा वो बताओ? लॉन्ग कॉन्जुगेशन। क्या होगा बी में? फिर से बताओ लॉन्ग क्या क्या है? कॉन्जुगेशन। नो कॉन्जुगेशन। लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग कॉन्जुगेशन। लॉन्ग कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं लॉन्ग कॉन्जुगेशन। इसमें उसके ओ के जो इलेक्ट्रॉन्स भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो उससे क्या होगा? देखिए मैं कार्बन कार्बन कार्बोकैटायन बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये देखिए यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा अपने पास? इस तरह से इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना? और ये बी आर यहाँ से निकल जाएगा, ये बी आर निकल गया यहाँ से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? लोन पेयर। आपको याद है मैंने आपको एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एक टर्म बताई थी, है ना? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन आगे एक्सटेंड कर जाए, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है कॉम्पेरेटिवली कॉन्जुगेशन के, ठीक है? तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाली फिनोमेना आ रही है यहाँ पे, है ना? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कैसे आ रहा है? देखो आ रहा है क्या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन? देखो पहले तो देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है क्या? आ रहा है, देखो, है ना? तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ गया, फिर ये लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में आ गया, फिर ये पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ, फिर ये यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में आ गया। लेकिन अगर हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इसका रीज़न समझे, या लॉन्ग कॉन्जुगेशन जिसको बताया जा रहा है वो समझे, तो वो इसका एक्चुअल रीज़न नहीं है। क्यों? देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी तो मेरे पास ऐसा ही कुछ आ रहा है ना, ये देखो ऐसे यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे देखो आ रहा है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ गया, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ गया, और ये वाला पाई बॉन्ड जो है फिर से इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में आ गया। इसका मतलब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे भी बन रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे भी बन रहा है, दोनों में बन रहा है। इसका मतलब इसका रीज़न जो है वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है। तो अपने को इसका एक्चुअल रीज़न समझना है कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। आंसर ऑब्वियसली क्या है हमारे पास? बी है। बट मेन बात क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है ना। आंसर तो कुछ भी हो सकता है। क्यों आ रहा है बी? देखो मैं एक सिंपल सी बात समझाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर ये बी आर गया ना तो आपको ये स्पीशीज मिलती है, ठीक है? कुछ ऐसा यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर यहाँ से जाता है तो फिर आपको कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। एक लोन पेयर यहाँ आ गया, एक लोन पेयर यहाँ आ गया, ठीक है? अब ना आपको दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक कंपाउंड होते हैं जिनको हम कहते हैं एरोमेटिक, है ना? और एक होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक, और एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक।
तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक, उनसे कम होते हैं नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम कौन होते हैं एंटी एरोमेटिक। यानी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, वो सबसे अनस्टेबल कंपाउंड माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। मैं तीनों में डिफरेंस समझा देता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे एक रूल काम करता है जिसको हम हक्कल्स रूल कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि एरोमेटिक कौन है और नॉन एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन है, हक्कल्स रूल, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, मान लो आपके पास एक रिंग है, उस रिंग के अंदर क्या है, ओड पाई बॉन्ड है, ओड पाई बॉन्ड, करेक्ट, ओड पाई बॉन्ड है, और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम है उसके, तो हम उसको बोलते हैं वो एरोमेटिक होगा। जैसे मान लो ये बेंजीन है, तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड आते हैं, एक, दो और तीन, और तीनों के आपस में कॉन्जुगेशन में है। और रिंग के ऊपर जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूएंट है, लाइक यहाँ पे एक एच जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक एच है, यहाँ पे भी एक एच है, यहाँ पे भी एक एच है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे भी एक है। एच होना जरूरी है, बट एक एक मोनो सब्स्टिट्यूशन है, सेम है, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि दो सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो एक ही सब्स्टिट्यूशन है। और जो आपके पाई बॉन्ड आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं, ओड आ रहे हैं, तो इसलिए बेंजीन है ना वो एरोमेटिक है। अगर मैं आपसे एक और एरोमेटिक कंपाउंड पूछूं, जैसे मान लो यहाँ पे ये रिंग आ गया और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। अब इसमें भी पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, एक, दो और तीन, तीन पाई बॉन्ड आ रहे हैं, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एवरी मेंबर ऑफ रिंग वन। यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक है एच, यहाँ पे भी वन एच है, यहाँ पे भी वन एच है, यहाँ पे वन सब्स्टिट्यूशन है बट Cl है, बट है तो वन ही ना, मोनो सब्स्टिट्यूशन है। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो एवरी एटम पर क्या है, सेम है। और साथ में क्या आ रहा है, ओड पाई बॉन्ड आ रहे हैं जो अल्टरनेट है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये भी एरोमेटिक होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कुछ इस तरह के कंपाउंड जिनको हम क्वैसी एरोमेटिक कहते हैं। क्वैसी एरोमेटिक का मतलब होता है जहाँ पे रिंग के ऊपर क्या चार्ज आ जाए उसको हम क्वैसी एरोमेटिक कहते हैं। मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्वैसी एरोमेटिक। क्या मतलब होता है इसको समझिएगा आप। होता क्या है कि मान लो अगर सपोज मेरे पास ये एक रिंग है, ठीक है, हम्म, ये रिंग है मेरे पास, है ना, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया इसके ऊपर एक, करेक्ट। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक है, कैसे, पहली बात तो देखो यहाँ पे एक एच जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक एच जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक एच जुड़ा हुआ है, यानी रिंग तीन मेंबर का बना हुआ है, तीनों कार्बन है, और कार्बन पे जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, सेम है। एज वेल एज अगर हम यहाँ देखें तो एक ही पाई बॉन्ड है, देखो ये एक ही पाई बॉन्ड है ना इसके अंदर, जो ओड ओड होता है, वन मतलब ओड, तो इसमें ओड पाई बॉन्ड भी है, साइक्लिक कंपाउंड है, और हम कहते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये क्वैसी एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, है ना, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, करेक्ट, अब इसमें क्या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो सेम है, वन 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 वन। अब यहाँ पे एक्चुअल में दो होना चाहिए, बट चार्ज जब आ जाता है ना तो इसका मतलब एक जो सब्स्टिट्यूशन है वो उसका रिमूव हुआ है, यहाँ पे एक एटम हटाया गया है, एक बॉन्ड कम होता है, चार्ज का मतलब एक बॉन्ड का कम होना। तो यानी यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, एक ही एच है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो सेम है, बट पाई बॉन्ड जो आ रहे हैं ना वो ओड नहीं है, वो इवन है। तो जब भी इवन पाई बॉन्डिंग हो जाए तो हम उसको कहते हैं एंटी एरोमेटिक। यानी कि हकल्स रूल को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक शॉर्टकट से ट्रिक है जो आप इस बात से समझ सकते हो, दोनों बातें सेम है, बस अगर इवन पाई बॉन्ड आ रहे हैं ना और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम है तो फिर वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होता है। ओड पाई बॉन्ड आ गए तो फिर वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो अगर यहाँ से भी यार जाता है ना तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा, यहाँ से जाता है तो ये एरोमेटिक बना रहा है। आप कहोगे सर कैसे बना रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ से गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, है ना, आप कहोगे सर ये देखो दो ही तो पाई बॉन्ड है, नहीं, एक पाई बॉन्ड ये हो गया, एक पाई बॉन्ड ये हो गया। अगर पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में कभी भी एक लोन पेयर आ जाए तो हम कहते हैं कि वो लोन पेयर भी क्या कंसीडर होता है, एक पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर होता है। फिर से समझ लो जो बता रहा हूँ मैं, अगर कभी भी रिंग के अंदर पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में एक लोन पेयर आ जाए तो उस लोन पेयर को भी हम पाई बॉन्ड में कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे दो पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे तीन पाई बॉन्ड है, तीन पाई बॉन्ड है, मतलब ओड पाई बॉन्ड है।
ओड पाई बॉन्ड हो गया, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम हो गया, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ना वो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होगा, बी विल रिएक्ट फास्टर। तो मतलब आंसर क्या होगा, बी का जो आपका इंटरमीडिएट है ना वो है एरोमेटिक, जबकि ए का जो है वो क्या है, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 78। देखिए क्या आंसर आना चाहिए। आपको शायद थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको समझाया था ना, पीरिडीन के अंदर जब भी ये अपना ये ओटोसिलेट है ना, ये देखो पहले भी तो आया था, ये पैरा पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, है ना, और ये टोसिल क्लोराइड था, पी मिथाइल टोसिल क्लोराइड जो आ रहा है, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है सल्फोनिल क्लोराइड के दो है ना, पी मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड। ये हमेशा जो मैकेनिज्म दिखाएगा ना वो कौन सी मैकेनिज्म दिखाता है, ये SN मतलब 1 दिखाएगा, यानी इन्वर्जन नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें इन्वर्जन नहीं होता। तो यहाँ पे दिखाया गया ना, जैसे यहाँ पे इसको जोड़ा गया इधर, इसका मतलब ये जो रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट कुछ ऐसा है, इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग है, और वेज के ऊपर अगर आपका ये ग्रुप जुड़ा, जो लिविंग ग्रुप जो था ना वो भी कहाँ था, वेज पर ही था। जो भी लिविंग ग्रुप इसके अंदर था वो कहाँ था, वेज पर था। उसी वेज पर से ये लिविंग ग्रुप हटा है और यहाँ पे आके जुड़ गया, और बाकी कुछ तो चेंज आया ही नहीं, तो बाकी तो सारी चीज़ें यहाँ पे सेम ही थी। तो यहाँ पे डैश पे क्या था, H, यहाँ पे वेज पे क्या था, CH3, और यहाँ पे डैश पे क्या था फिर आपका H। क्लियर है, ये लिविंग ग्रुप था कहाँ पे, वेज पे, इस रिएक्टेंट X के अंदर। तो क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट X है ना, कहाँ पे, वेज के ऊपर आपका लिविंग ग्रुप आ रहा है, बाकी सारा कुछ सेम। ठीक है, तो मतलब जो सी वाला ऑप्शन है अगर हम देखें तो सी तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सी में तो क्या है, इन्वर्जन हो गया कि ये OH जो आ रहा है ना आपका लिविंग ग्रुप, ये डैश पे है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि ये लिविंग ग्रुप वेज पे होना चाहिए, तो यानी OH वेज पे होना चाहिए। तो ए में तो आपका कौन सा आंसर हो सकता है भाई, सी भी नहीं हो सकता, सी भी एलिमिनेट हो जाता है, डी भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी OH कहाँ है, डैश पे है। जबकि ये जो अपना सल्फोनिल क्लोराइड है ये रिटेंशन करता है, क्योंकि बल्की ग्रुप होता है ना, इन्वर्ट नहीं कर पाता, SN2 नहीं दिखा पाता, बहुत बल्की होता है ये, तो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। इसका मतलब जो OH जुड़ेगा ना वो OH जो होना चाहिए वो भी वेज पे ही होना चाहिए, तो अपना आंसर या तो ए है या बी है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमने क्या किया, NaN3 है ना, सोडियम एजाइड यूज़ किया और इथेनॉल वाटर। तो इथेनॉल वाटर अगर हम लोग देखेंगे है ना, तो यहाँ पे ये आपको ना क्या देता है, एक्चुअल में एजाइड देता है, कौन सा एनाइन देता है, एजाइड, NaN3। तो Na प्लस अलग हो जाएगा और N3 माइनस अलग हो जाएगा, तो ये N3 माइनस है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप हट जाएगा और N3 माइनस वहाँ जाके अटैक करेगा। अभी N3 माइनस क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ कैसे न्यूक्लियोफाइल हुआ करते हैं, कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या देते हैं हमें, SN2 देते हैं, और अगर वो SN2 देगा तो मतलब फिर क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो वेज के ऊपर जो ये लिविंग ग्रुप कहाँ से निकलेगा, वेज से, तो N3 माइनस कहाँ जुड़ेगा, डैश पे जाके जुड़ेगा। तो इसका मतलब ए और बी में से कोई एक आंसर था। तो अब आपको देखना है कहाँ पे एजाइड जो जोड़ा गया है वो डैश पे जोड़ा गया है, मतलब इन्वर्जन दिखाया गया है। तो ये देखो N3 कहाँ जोड़ा गया, डैश पे, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, बी। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, यानी पहले वाली जो मैकेनिज्म है वो उसमें रिटेंशन दिखाना है, SN1, दूसरे वाली जो है NaN3 है ना, वहाँ पे हमें क्या दिखाना है, वहाँ पे हमें इन्वर्जन दिखाना है। और क्यों दिखाना है वो इम्पोर्टेंट है, दिखाना है वो बात तो समझ में आ जाती है, इन्वर्जन सभी बच्चे दिखा देंगे, बट क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे N3 माइनस है ना, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो एक ही स्टेप में वर्क करता है, एक स्टेप में वर्क करने का मतलब वो SN2 मैकेनिज्म शो करता है, जबकि यहाँ पे SN2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी बल्की ग्रुप है ना, और इतना बल्की ग्रुप जो होगा वो इन्वर्जन नहीं कर सकता, रिटेंशन करेगा। आई थिंक क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो है ना। चलिए बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80।
इसका आंसर बता दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है ना। लास्ट में जाते जाते बी सिंपल सा। ए मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बी सर। भाई ओ एच माइनस जा रहा, ओ एच माइनस आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है, और बी आर नेगेटिव जा रहा है, यानी कि रोल तो न्यूक्लियोफाइल का है, ये चीज़ क्या है हमारी, न्यूक्लियोफाइल है। अब सब्सटीट्यूशन हो रहा है ना, बी आर जा रहा है और ओ एच आ रहा है, तो ये तो एक तरह का रिप्लेसमेंट हुआ, सब्सटीट्यूशन हुआ। तो हम इसको क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? आई थिंक आपको सबको क्लियर होंगे है ना। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के हमने कंप्लीट कर दिए। इसमें ऑलमोस्ट तुम्हारा जेई वाला जो एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो जाते हैं ना सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हमारा एलिमिनेशन रहेगा, और फिर हम एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। उसमें अल्कोहल वाले क्वेश्चंस आएंगे, कुछ कुछ एल्काइल हैलाइड के आएंगे, जहां हम देखेंगे एलिमिनेशन कैसे होता है। क्लियर है? अभी फिर से बताता हूँ, देखो कुछ बच्चों ने ना, कल मैंने क्वेश्चन जो डीपीपी सेंड की थी उसके आंसर्स भेजे नहीं है, अदरवाइज़ मैं आंसर बताने वाला था किसने किसके आंसर सबसे ज़्यादा है, बट मैं वेट कर रहा हूँ। कल तक आप सभी भेज दो एक बार। ठीक है, गलत होंगे तो गलत हो जाएंगे, कोई बात नहीं, है ना। जितने भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट होते हैं उस डीपीपी में से मेंशन करके भेज दो, फिर अपने देखते हैं ना। और कोशिश करना सिंसियरली अपने आप से भेजो आप लोग, ठीक है। चीटिंग वगैरह करने की, किसी पूछने की, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करने की, वो सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का इवैल्यूएशन है ना ये। तो हम देख रहे हैं कि हमें कितना आता है, नहीं आएगा तो फिर अपने उसके डाउट्स लेंगे, है ना। तो कुछ बच्चों ने भेजे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। और अच्छा भी है कि वो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं जिन्होंने भेजे हैं और इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। जिन्होंने नहीं भेजे हैं वो आज ज़रूर भेज दो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी हम लोग कल की क्लास में करेंगे, तो कल की क्लास मिस मत करना। एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, फिर हमारा एडिशन न्यूक्लियोफिलिक करके कार्बोनिल कंपाउंड वाला करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों।